हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में अब तक हमने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में सीखा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमएचसी सीईटी के टॉपिक्स देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं? हमने यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है। उसमें इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था? अजम्पशंस रिगार्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्या क्या अजम्पशन होते हैं। तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ अजम्पशंस देखे थे और उनके मोशन से रिलेटेड हमने कुछ अजम्पशंस देखे थे। उसके बाद में हमने गैस लॉज की बात करी थी जिसमें हमने चार्ल्स लॉ, देन प्रेशर लॉ जिसे हम गे-लुजैक्स लॉ भी कहते हैं, एंड अंत में बॉयल्स लॉ को समझा था। चार्ल्स लॉ क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर लॉ कहता है भैया अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड लास्टली बॉयल्स लॉ सेड्स दैट एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। व्हेन आई से एब्सोल्यूट टेम्परेचर आई मीन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन। ओके, फिर इन तीनों जो लॉज है उन्हें अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वी हैव गॉट इक्वेशन ऑफ स्टेट जिसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन भी बोला था, विच इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे एन क्या था? एन वॉज नंबर ऑफ मोल्स, राइट। आर वॉज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू थी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। देन वी हैव सीन एज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या होते हैं। इसके साथ ही हमने एक और इक्वेशन इसमें देखा था जहां पर पी वी इज इक्वल टू क्या निकल कर आया था? कैपिटल एन के बी टी। यहाँ पर के बी क्या है? के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, राइट। कैपिटल एन क्या था? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो ये दोनों ही इक्वेशन कैसे आए हैं उसे हमने समझा था। साथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझी थी, जैसे अगर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है सो आई कैन राइट पी वी इज इक्वल टू एन को हमने क्या लिखा था? टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इनटू आर टी। तो हमने क्या किया था? P इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अलग से लिखा था एंड आर टी अपॉन मोलर मास लिखा था। तो यहाँ से हमें पता चला था कि P इज इक्वल टू हो सकता है डेंसिटी इंटू आर टी अपॉन मोलर मास। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जो R है, R इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट और मोलर मास जो होता है वो भी फिक्स होता है फॉर अ पर्टिकुलर गैस। इन दैट केस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो तो प्रेशर लॉ से भी हमें पता चलता था। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से हम कॉमन रिलेशन लिख सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एज वेल एज टेम्परेचर, ठीक है। ये सारी चीजें थी। अंत में हमने क्या किया था? जो फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ है उसके भी रिलेशंस देखे थे। तो मीन पाथ क्या होता है? एक्चुअली फ्री पाथ होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मीन फ्री पाथ क्या था? सभी जो फ्री पाथ्स है उनको अगर हम ऐड कर देते हैं, है ना, जितने भी फ्री पाथ्स होंगे और सक्सेसिव नंबर ऑफ कोलिजन उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो वी यूज टू गेट मीन फ्री पाथ। इस मीन फ्री पाथ का जो रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, इसके साथ एक रिलेशन देखा था। और जो नंबर डेंसिटी विच वॉज रो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम। इसके साथ हमने मीन फ्री पाथ का रिलेशन देखा था जो निकल कर आया था लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ पाई, हियर इट इज 1/d² इंटू रो। इसी फॉर्मूले को अगर हम एक्सपांड करके अलग अलग फॉर्म में लिखे सो वी कुड राइट लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ पाई 1/d², जैसे का वैसा। रो क्या होता है? रो वॉज n/v, ठीक है। लेकिन हम आइडियल गैस इक्वेशन से जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो पी वी इज इक्वल टू ये जो नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल n, इसे ही हम क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, राइट, इनटू आर टी। नाउ PV is equal to, as we can write, n into
R अपॉन NA वॉज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T। तो यहाँ पर देखिए व्हाट आई एम राइटिंग इज PV इज इक्वल टू N KB T। ये तो पहले देखा था, बस अब क्या करना है, N के नीचे में वॉल्यूम को लेके जाऊंगा और ये जो KBT टर्म है उन्हें लेफ्ट में लेकर आ जाऊंगा। तो ये हो जाएगा P अपॉन KBT इज इक्वल टू N अपॉन V, राइट। तो इसी N अपॉन V के रिलेशन को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगर N अपॉन V के रिलेशन को यूज किया जाए तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ पाई, यहाँ थोड़ी स्पेस बना रहा हूँ मैं, पाई इंटू होगा ये डी स्क्वेयर इंटू पी और ये KBT चले जाएगा ऊपर। तो जैसे ही KBT ऊपर चले जाएगा हम कह सकते हैं कि लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वेयर, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट वी कैन से, ठीक है। उसके अलावा अब अगर हम चाहे तो इसी रिलेशन को और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। हम जानते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो द सेम फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ पाई R अपॉन NA इंटू डी स्क्वेयर पी और ऊपर ये T जैसे के वैसे, ठीक है। तो बहुत सारे रिलेशंस निकल कर आते हैं विद रिस्पेक्ट टू मीन फ्री पाथ, ये हमने देखा था। और एट द एंड हमने प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक्सप्रेशन पढ़ा था, जहां पर P वॉज प्रेशर एक्सर्टेड विच इज 1/3 रो इज मास डेंसिटी और VRMS का स्क्वायर। अब VRMS क्या था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो क्या होती है इसे भी हमने देख लिया था। अंत में एक रेफरेंस आया था जहां पर हमने बोला था कि दिस VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कितना आया था वो, 3 टाइम्स ऑफ RT अपॉन मोलर मास, जहां से हमने ये बोला था कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। ये भी रिलेशन हमने देखा था राइट फ्रॉम यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक एक करके सारे जो CET के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें देख लेते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्टली द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस विथ टेम्परेचर अंडर कांस्टेंट प्रेशर। तो हम जानते हैं भैया कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कोई चीज़, सो अगर V में y एक्सिस पर T x एक्सिस पर लिखता हूँ तो ग्राफ स्ट्रेट होना चाहिए। सो ये जो हमारा Q ग्राफ है, दैट ग्राफ इज अवर करेक्ट ग्राफ, सो आई कैन राइट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे क्या दिखा है, आगे क्या दिया है देखो, अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एट। अब नेचर में कोई भी आइडियल गैस तो प्रेजेंट होती नहीं, तो हमारे लिए जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसेस है उन्हें ही हम रियल, वो जो हमारी रियल गैस है उन्हें हम आइडियल गैस कंसिडर करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है आइडियल गैस की तरह उनके बिहेव करने की, दे शुड बी एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सो ऑप्शन बी, यस, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। चलो थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला है, इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज टू बी इंक्रीज 4 टाइम्स। अगर किसी वॉल्यूम को 4 टाइम इंक्रीज होना है गैस के केस में तो क्या होगा, देखो इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन, वहां से हम ये बोल सकते हैं P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, चलेगा। अब यहाँ 3 तरीके के केसेस पॉसिबल है अगर मुझे वॉल्यूम को डबल करना है या मल्टीपल टाइम इंक्रीज करना है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट केस मान लीजिए प्रेशर मैं कांस्टेंट कंसिडर कर रहा हूँ। अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो यही इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाता है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन सेज द वॉल्यूम ऑफ गैस टू बी इंक्रीज 4 टाइम्स। अगर पहले का वॉल्यूम V1 है तो V2 कितना होना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि V2 शुड बी 4 टाइम्स ऑफ V1 आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन में हमने प्रेशर जब कांस्टेंट लिया था, यहाँ पे अगर V2 4 टाइम्स लाना है तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई कैन डू सिंपली इज T2 अपॉन T1 लिख सकता हूँ मैं इसे, मल्टीप्लाइड बाय V1 इज इक्वल टू V2। तो T2 अपॉन T1 इसे आना चाहिए 4। ये 4 कब आएगा, अगर T2 इज 4 टाइम्स ऑफ T1 है तो। सो इफ T2 इज 4 टाइम्स ऑफ T1 देन ओनली 4 टाइम्स ऑफ T1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय V1 वुड बी V2। T1 कैंसल और ये जो है वॉल्यूम इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम बन जाता है अगर आपका टेम्परेचर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ इनिशियल है तो
तो ये एक ऑप्शन है। इस तरीके से हमने फाइनल वॉल्यूम को 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम कन्वर्ट कर लिया। इसके अलावा भी और एक ऑप्शन है। अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर को ही कांस्टेंट लिख लेता हूँ, सो T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा, दैट वुड बी P1 V1 is equal to P2 V2. Now what I want is V2 should be 4 times of V1. So to get that, what I'll have is P1 upon P2 multiplied by V1 is equal to V2. अब P1 upon P2 का प्रोडक्ट 4 आना चाहिए। जो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कब 4 आएगा, तो देखिए P2 में मैं क्या चेंजेस करता हूँ। व्हाट आई डू इज, अगर ये P2 P1 डिवाइड बाय 4 है, मतलब इनिशियल प्रेशर का 1/4 है, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा फिर, सो P1 P1 कैंसिल, दिस 4 विल गो इनटू द न्यूमरेटर, सो दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ V1 एंड दिस इज इक्वल टू V2। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं भैया कि अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो भी बस जो सेकंड प्रेशर होगा बात का, उसे 1/4 अगर कर दिया इनिशियल प्रेशर का, तो भी ये केस पॉसिबल है। थर्ड और एक जो केस हो सकती है वो क्या हो सकती है, मान लीजिए P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 हमारे पास है। यहाँ पे कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, तीनों चीज़ें चेंजेस हो सकते हैं अगर मैं ऐसे मान लूँ। अब देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, V2 को आइसोलेट करने के लिए, चूंकि मैं चाहता हूँ V2 इज 4 टाइम्स ऑफ V1 निकल कर आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, V2 को आइसोलेट करेंगे। और मैं लिख रहा हूँ देखिए P1 अपॉन T1, यहाँ पर यहाँ P1 अपॉन T1 हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, T2 और P2 को भी लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, तो दैट वुड बी T2 अपॉन P2 मल्टीप्लाइड बाय V1 तो है ही, दैट वुड बी इक्वल टू 2। अब ध्यान से समझो, अगर T2 को मैं ले रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ T1 एंड P2 इज टेकन एज P1 डिवाइडेड बाय 2, तो P2 को कम कर लिया है और टेम्परेचर को ट्वाइस बना दिया है, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, P1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू P1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय V1 इज इक्वल टू V2। अब देखिए T1 T1 कैंसिल, P1 P1 कैंसिल, ये जो 2 है वो ऊपर चले जाएगा, दैट विल बिकम 4, सो 4 टाइम्स ऑफ V1 इज इक्वल टू V2। तो यहाँ से कई तरीके से हमने ये कहा है कि वॉल्यूम को अगर 4 टाइम्स करना है तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन सूट्स अवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो पहले कहा है टेम्परेचर ऑफ गैस मस्ट बी डबल्ड। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ गैस को डबल नहीं करना है, अगर वॉल्यूम 4 टाइम्स चाहिए तो टेम्परेचर ऑफ गैस को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ऑफ गैस को 4 टाइम करना पड़ेगा इनिशियल टेम्परेचर। अगर मैं क्या कांस्टेंट ले रहा हूँ, प्रेशर कांस्टेंट ले रहा हूँ, और मान लो प्रेशर नहीं भी कांस्टेंट ले रहा हूँ, अगर प्रेशर नहीं कांस्टेंट ले रहा हूँ तो भी टेम्परेचर ऑफ गैस को डबल किया जा सकता है, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, फिर प्रेशर को हाफ करना पड़ेगा। ये इन्होंने पहले कंडीशन में बोला नहीं है कि प्रेशर को हाफ करना है या नहीं करना है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन डज नॉट सूट्स वेल। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज 4 टाइम्स, यस दिस ऑप्शन सफाइस माई रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज 4 टाइम्स। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज 4 टाइम्स नहीं, देखा था हमने, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट था तो प्रेशर को हमने 4 टाइम्स डिक्रीज किया था इनिशियल प्रेशर से, तो थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। लेट्स सी डी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज 2 टाइम्स, नहीं ये भी नहीं है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Two ideal gases A and B having the same temperature T, same pressure P and same volume V are mixed together. If the temperature of mixture is kept constant and volume occupied by mixture is reduced to V by 2, then the pressure of the mixture will become. तो देखो यहाँ मान लो ये फर्स्ट कंटेनर है, ठीक है A, एंड लेट्स से दिस इज अनदर कंटेनर B। पहले और दूसरे कंटेनर दोनों में भी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ आर सेम, ठीक है। नाउ आई एम मिक्सिंग दिस टू एंड व्हेन आई फॉर्म द मिक्सचर, तो हमने क्या किया है, ए और बी को मिक्स करके मान लीजिए सी फॉर्म किया है। तो सी का प्रेशर है मान लीजिए पीसी, वीसी एंड टीसी। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को मैंने सफिक्स सी से रिप्रेजेंट किया है। ऊपर देखिए पीवीटी दोनों में सेम है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, पी वी अपॉन टी फॉर ए प्लस PV upon T for B, that will be equal to say PV upon T for C। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो PC VC upon TC भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है उन्होंने, दे आर मिक्स टुगेदर इफ द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, मतलब TC की वैल्यू ये T जितनी हो गई, तो यहाँ पर मैं TC से
हटा देता हूँ सब। तो टी सी इज नथिंग बट टी एंड लेट से व्हाट दे हैव सेड नेक्स्ट इज एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मिक्सचर इज रिड्यूस टू वी बाय टू। तो जो फाइनल मिक्सचर है जिसका वॉल्यूम हमने वी सी लिया था, ठीक है, उसको मैं लिख लेता हूँ वी बाय टू। सो दिस इज वी बाय टू। चलो देन प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल, तो ये जो पी सी है वो कितना हो जाएगा, तो देखो टी तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है, v बाय टू है, v बाय टू है तो हमने क्या कर लिया, v को पूरी के तरीके से कैंसिल कर लिया। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 2 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू पी सी डिवाइडेड बाय 2 बचता है हमारे पास। 2 विल गो ऑन द लेफ्ट एंड पी सी विल बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ p। ठीक है, तो विच ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ आगे क्या बोला है देख लेते हैं। At 20 degree Celsius, the ratio of density of fixed mass of an ideal gas to its pressure rho by P is x. At 100 degree Celsius, this ratio is, देखो हमें सभी को पता है ये जो प्रेशर होता है, दिस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर मैं रो बाय पी लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई कैन राइट दिस एज 1/t। सो 1/t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो बाय पी। कैसे, टी को हम पी के नीचे लेकर गए और पी को रो के नीचे लेकर आए, ऐसे। सो ये जो है दिस विल बी अ स्टैंडर्ड रिलेशन फॉर अस, चलेगा। अब पहली कंडीशन को पुट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, व्हेन टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। भैया 20 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 273 प्लस 20 इज 293 केल्विन। तो जब 293 केल्विन है तो रो बाय पी का रेशो उन्होंने x बोला है, देख पा रहे हैं आप। सो आई एम सिंपली राइटिंग 1/293 इज इक्वल टू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अगर यही टेम्परेचर टी, इसको टी डैश लिख रहा हूं मैं, विच बिकम्स 100 डिग्री सेल्सियस, तो इन टर्म्स ऑफ केल्विन दैट वुड बी 373 केल्विन। 273 प्लस 100 इज 373 केल्विन। तब रो बाय पी का रेशो जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। अब यहाँ पर रो बाय पी को मैं y कह लेता हूँ, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग 1/373 इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर दोनों जगह मैंने क्या किया है, इज इक्वल टू का साइन लिया है। एक्चुअली ये प्रोपोर्शनलिटी का ही साइन है, लेकिन जब हम रेशो लेंगे तो इज इक्वल टू से काम बन जाएगा। सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज इक्वेशन 2। अब हमें y को फाइंड करना है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो जैसे ही 2 को डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/373 डिवाइडेड बाय 1/293 is equal to y upon x. I am interested in y. So what will be y? Y would be 293 divided by 373 into x. ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल आंसर विच इज माई ऑप्शन डी। चलेगा, लेट्स मूव अहेड। अब देखिए क्या बोला है, अ बलून कंटेन्स 300 मीटर क्यूब ऑफ हेलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द वॉल्यूम ऑफ हेलियम एट -13 डिग्री सेल्सियस एंड 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी। तो यहाँ सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज करेंगे। वी नो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो अगर मान लीजिए ये बलून है, इस बलून में हीलियम गैस मैंने रखा है जिसका इनिशियल जो वॉल्यूम है जिसको V1 लिख सकते हैं, इट इज 300 मीटर का क्यूब। इट्स इनिशियल टेम्परेचर T1 इज हाउ मच, 27 डिग्री सेल्सियस। इन टर्म्स ऑफ केल्विन दैट वुड बी 300 केल्विन एंड इनिशियल प्रेशर P1 इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी हैव बीन गिवन T2 इज हाउ मच, -13 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा 273 -13 दैट वुड बी 260 Kelvin and we are given pressure, so pressure is 0.5 atmosphere, that is 1/2 atmospheric pressure and we have to find V2। तो देखो इस एक्सप्रेशन से P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 से हम V2 को फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा भैया V2, देखो ध्यान से, V2 वुड बी इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 अपॉन P2। चलेगा, तो चलो वैल्यू रखते हैं। P1 की क्या वैल्यू है, 1 एटमॉस्फेरिक इंटू V1 इज 300 इंटू T2 इज हाउ मच, दैट इज 260 डिवाइडेड बाय हाउ मच वॉज T1 वॉज 300 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय P2 इज 0.5। सो 300 कैंसर, 0.5 मतलब 1/2 में से 2 अगर ऊपर चले जाएगा तो दैट वुड बी 260 इंटू 2। दिस इज माई V2। सो 260 इंटू 2, सो 26 इंटू 2 इज 52, दैट इज 520 this is volume na, meter cube। so 520 meter cube is my
आंसर विच इज ऑप्शन डी। चलेगा, लेट्स मूव अहेड। नाउ द क्वेश्चन गिवन इज how much should be the pressure to be increased in an order to reduce the volume of given mass of gas by 5% at constant temperature। तो भैया देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दैट वुड बी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या बोल रहे हैं भैया? हाउ मच शुड द प्रेशर बी इंक्रीज, मतलब P2 के बारे में पूछा है। if the volume of gas given mass is decreases by volume of given mass of gas is reduced, just to reduce the gas का volume by 5%। तो V2 क्या है? देखो P2 हमें P2 के बारे में पूछा है और बोला है कि V2 इज 95% ऑफ V1, क्योंकि 5% वो कम हुआ है। तो अगर ऐसा है, देखिए मैं लिख रहा हूँ P1, V1 को अगर मैं 100 इमेजिन कर लेता हूँ एंड P2 आई नीड टू फाइंड, तो V2 कितना लेना पड़ेगा? V2 वुड बी 95, राइट। सो देखिए अपन लिख रहे हैं P2 इज इक्वल टू P1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95। इसको 5 से डिवाइड कर ले अगर, तो 20 इंटू 5 इज 100, दिस वुड बी 19। सो वी हैव P इंटू 20 बाय 19 इज इक्वल टू P2। तो चलो देख लो अभी 20 बाय 19 करके देख लेते हैं। सो दिस इज 20, this is 19 1 19, we have 1, this is point, again we have to place 0, 19 into 5 again it is 95, then we have 5 0, 19 into 2 is 38, we have 1 2 0। so ये अगर आप देखोगे तो 1.052 P1 इंटू 1.052 इज इक्वल टू P2। तो P2 की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है P1 से। कितने से इंक्रीज हुई है? तो अगर आप परसेंटेज के टर्म में देखोगे तो बोल सकते हो दिस हैज बीन इंक्रीज बाय 0.52, सो 5.2 समथिंग। तो यहाँ पर देखिए 5.26 ये है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ P2 इज गिवन एज 1.2 टाइम्स ऑफ P1 ऐसे लिखा, तो इसका हम ये मतलब निकालेंगे कि P2 इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 0.2 है, 0.2 के बाद एक जीरो आप लगा लीजिए, वो हो गया 20, सो 20% से इंक्रीज हो गया। ध्यान से समझना। इफ आई से दैट P2 इज 1.02 टाइम्स ऑफ P1, देन आई कैन से P2 इज इंक्रीज्ड बाय 2% ओनली। ठीक है, इफ आई से P2 इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स ऑफ P1, इसका मतलब है कि P2 इज रिड्यूस्ड बाय हाउ मच परसेंट? 10%। 10% से वो कम हुआ है। पहले वो कितना था? 100, अब है 90 ऐसे। ठीक है, इफ P2 इज 0.75 टाइम्स ऑफ P1, दैट मीन्स P2 इज डिक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या कहता है कि P2 इज इंक्रीज्ड बाय 5.26%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन आइडियल गैस एट प्रेशर P and temperature T is enclosed in a vessel of volume V. Some gas leaks through the hole from the vessel and the pressure of the enclosed gas falls to P dash. Assuming that temperature of the gas remains constant during the leakage, the number of molecules of the gas that have leaked is। अब ये ना क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। देखो क्या है, मान लो ये हमारा है इनिशियल कंटेनर। इस इनिशियल कंटेनर में जो गैस है, दिस पर्टिकुलर गैस हैज प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड लेट्स से टेम्परेचर T। चलेगा। अब इवेंट क्या हो रहा है कि यहाँ से सर्टन अमाउंट ऑफ गैस लीक हो गई। अब मान लीजिए इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स थे इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर? n नंबर ऑफ मोल्स। तो अब क्या हो गए? कुछ मोल्स बाहर चले गए। जो मोल्स बाहर चले गए उन्हें हम x मान लेते हैं। तो बचे वाले मोल्स क्या हो गए? n डैश। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? n माइनस n डैश अगर मैं करता हूं तो आई विल गेट x। ये बात समझ में आ गई। जब कुछ अमाउंट ऑफ गैस लीक हो गई, उसके बाद में n डैश नंबर ऑफ मोल्स बचे हैं, तब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की क्या स्थिति है? तो वो कह रहे हैं कि प्रेशर फॉल्स टू P डैश। तो नया जो प्रेशर है उसे मान लीजिए मैं P डैश लिख रहा हूं। सो न्यू प्रेशर इज P डैश। आगे
द टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, बाद में कोई टेम्परेचर में चेंज हो रहा है क्या? नहीं, टेम्परेचर उतना ही है। अब देखो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा क्या? तो नहीं। क्यों? पहले जो गैस इस कंटेनर के अंदर थी, मान लीजिए ये कंटेनर है 1 मीटर क्यूब का, तब उसके अंदर जितनी भी गैस थी उसने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था। थोड़ी गैस लीक हो गई, लेकिन जो गैस अंदर बची होगी उसने भी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है? उतना ही जितना पहले अवेलेबल था। पहले अगर 1 मीटर क्यूब था तो अभी भी कितना ही है? 1 मीटर क्यूब है। इसका मतलब वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। सो आई कैन राइट पी डैश इज द न्यू प्रेशर, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो यहां से हम देखिए पहले केस के लिए अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाए तो दैट वुड बी P1V1 अपॉन T1, या फिर ऐसे लिखिए इसको सिंपल फॉर्म में। फर्स्ट इक्वेशन वुड बी P1V1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ R T1। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा P2V2 n डैश R T2, बट एज वी हैव से कि प्रेशर को उन्होंने P डैश कहा है, सो आई एम राइटिंग दिस प्रेशर एज P डैश। वॉल्यूम सेम ही है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन V। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो टेम्परेचर को भी चेंज नहीं कर रहे हैं। एंड वी हैव टू फाइंड, what we have to find is the number of moles of gas that have leaked। कितने गैस लीक हुई है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करो, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन में n नंबर ऑफ मोल्स है, इसमें से मैं n डैश को माइनस कर देता हूं। सो व्हाट आई एम सिंपली डूइंग इज इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा? पी वी माइनस P डैश इंटू वी, क्योंकि इनिशियल प्रेशर P है, इनिशियल वॉल्यूम भी V है, इज इक्वल टू n माइनस एन डैश, कॉमन क्या आ जाएगा? R इंटू टी। ठीक है, सो n माइनस एन डैश बेसिकली रिप्रेजेंट x इंटू आर टी, यहाँ से V कॉमन हो गया, सो वी हैव P माइनस P डैश। सो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू V अपॉन आर टी P माइनस P डैश। चलेगा, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फॉर एन आइडियल गैस द डेंसिटी ऑफ गैस इज रो नॉट व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर टी नॉट एंड पी नॉट। तो फर्स्ट केस क्या बोला है? फर्स्ट केस में प्रेशर है पी नॉट, टेम्परेचर है टी नॉट, तो डेंसिटी है रो नॉट। तीनों में रिलेशन देखा था क्या थोड़ी देर पहले अपन ने? हाँ देखा था। क्या देखा था? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड टेम्परेचर, तो पी नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट इंटू टी नॉट। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं। When the temperature of the gas is 2 times of T नॉट, अब नया जो टेम्परेचर है, न्यू टेम्परेचर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वो कितना दिया है? 2 टाइम्स ऑफ T नॉट। इट्स प्रेशर बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ P नॉट। प्रेशर है 3 टाइम्स ऑफ P नॉट, टेम्परेचर है 2 टाइम्स ऑफ P नॉट। द न्यू डेंसिटी क्या होगी? तो नई डेंसिटी को मैं रो डैश लिख रहा हूँ। अगेन द रिलेशन वुड बी 3 टाइम्स ऑफ P नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डैश इंटू 2 टाइम्स ऑफ T नॉट। दिस इज माई इक्वेशन 2। ठीक है, रो डैश फाइंड करना है तो क्या कर लेता हूं मैं? इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेता हूं इक्वेशन 1 के साथ। व्हाट आई विल बी हैविंग इज 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू रो डैश इंटू 2 टाइम्स ऑफ टी नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू टी नॉट। टी नॉट कैंसल, पी नॉट कैंसल। सो माई रो डैश विल बी 3 टाइम्स ऑफ, ये देखिए रो डैश इज इक्वल टू, ये 3 टाइम्स वैसे ही है, रो नॉट को मैं लेकर जा रहा हूँ लेफ्ट में, और ये जो 2 बचा है राइट में दैट विल कम अगेन इन लेफ्ट इनटू द डिनोमिनेटर। सो बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ रो नॉट डिवाइडेड बाय 2, सो 3/2 रो नॉट विल बी माई न्यू डेंसिटी विच इज ऑप्शन डी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। When the pressure of gas contained in a closed vessel is increased by 2.5%, the temperature of gas increases by 4 Kelvin. The initial temperature of the gas is, देखो pressure of gas contained in a closed vessel is increased by 2.5%, उससे वो increase हुआ है। So पहला अगर मान लीजिए प्रेशर P1 है तो दूसरा P2 is how much? P2 is increased by 2.5%, so I am simply writing 1.025 टाइम्स ऑफ P1। ये हो गया P2। अगर पहला टेम्परेचर T1 है तो दूसरा टेम्परेचर T2 कितना हो जाएगा? इट इज इंक्रीज बाय 4 केल्विन, सो T1 प्लस 4। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, तो P1 की वैल्यू, सॉरी द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस, मतलब हमें T1 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो T1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे?
तो बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं यहाँ पे वैसे तो क्लोज्ड वेसल यूज किया है, यस। अगर वेसल क्लोज है, अगर क्लोज्ड वेसल है तो वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, इसका मतलब है वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 लिखा जा सकता है। चलो P1 को मैं जैसे के वैसे लिख रहा हूँ, हियर इट इज T1। P2 कितना है भैया, 1.025 टाइम्स ऑफ P1 डिवाइडेड बाय T2 इज T1 प्लस 4 केल्विन। चलेगा, P1 P1 वैसे ही कैंसिल हो गया, सो आई हैव गॉट T1 प्लस 4 ऑन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 1.025 टाइम्स ऑफ T1। तो एक काम करते हैं, 4 इज इक्वल टू 1.025 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T1 अगर मैं लेकर आता हूं तो T1 कैन बी टेकन कांस्टेंट, सो T1 इज 1 minus 0.25 minus of 1, here it is 4, so basically this would be 0.025 times of T1, this is 4। तो एक काम करो, T1 को फाइंड करना है तो आई एम राइटिंग here 4 अपॉन 0.025 इज इक्वल टू T1। तो एक काम कर लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 4000, ऊपर 3 डेसिमल मैंने राइट में शिफ्ट कर लिए और नीचे हो जाएगा ये 25 इंटू T1। ठीक है, सो देखिए अगर आप चाहो तो 25 से डायरेक्टली 4000 को डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि देखिए 25 इंटू 4 इट इज़ 100 और उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 16, सो 25 इंटू 16 इज 400 और ये एक जीरो एक्स्ट्रा, सो T1 की वैल्यू कितनी निकल कर रही है, 160 केल्विन, 160 केल्विन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now, the pressure P, volume V and temperature T of a gas in a jar A and the gas in other jar B is at pressure 2P, volume V by 4 and temperature T by 4. Then the ratio of number of molecules in jar A and jar B will be, number of molecules के बारे में बात करी है। तो देखो पहले तो PV इज इक्वल टू होता है nRT, ये ठीक है। चलो नाउ बोला क्या है, गैस एक ही है बस जार अलग अलग है, दिस इज जार ए एंड जार बी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जब लिखता हूं तो पहली केस फॉर जार ए जार के लिए मैं लिख रहा हूं पी ए वी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इन जार ए वुड बी, आई कैन राइट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन जार ए डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर। ये ए जो है दिस ए जो मैंने सर्कल में लिखा है वो ए जार के लिए है, या फिर आप ऐसे कर लो, मैं डायरेक्टली नीचे ABG लिख रहा हूँ, ABG इज यहाँ पर एवोगाड्रोज नंबर मल्टीप्लाइड बाय RT, ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, फॉर जार बी इट वुड बी PB VB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन जार बी डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर इनटू RT। चलेगा, अब देख लेते हैं दोनों में प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में क्या कहा है। तो PA इज नथिंग बट P, VA इज नथिंग बट V, और जो टेम्परेचर है A के केस में वो है T, सो टेम्परेचर इन केस ऑफ A इज T। फिर PB उन्होंने कहा है 2 टाइम्स ऑफ P, VB इज V बाय 4 एंड T टेम्परेचर एट B, ये B पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, इट इज T बाय 4। चलेगा, तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो लेना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू NA अपॉन एवोगाड्रोज नंबर इंटू R इंटू TA। अब TA की वैल्यू इज T, सो R इंटू T डिवाइडेड बाय प्रेशर इज PB इज 2 टाइम्स ऑफ P, वॉल्यूम इज V बाय 4, अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन B डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर इंटू R इंटू टेम्परेचर एट B लोकेशन इज T बाय 4। चलो देखो यहाँ 4 डायरेक्ट ही कैंसिल हो जा रहे हैं, P कैंसिल, V कैंसिल, P कैंसिल, V कैंसिल, R कैंसिल हो गया, एवोगाड्रोज कैंसिल हो गया, T भी कैंसिल हो रहा है, सो वी हैव गॉट 1/2 इज इक्वल टू NA अपॉन NB, so ratio is 1:2, 1:2, so my option B is correct option। ठीक है, थोड़ा लेंदी लग रहा है हमें
लेकिन इसको मैंने समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है, अदरवाइज दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो। At STP, the mean free path of gas molecule is 1500 D, where D is diameter of the molecule. What will be the mean free path at 373 Kelvin at constant volume? Volume constant बोला है, और STP पे हमें मीन फ्री पाथ का वैल्यू देकर रखा है 1500 D। अब सबसे पहले STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है? STP 0 डिग्री सेल्सियस विच इज एक्चुअली 273 केल्विन। तो जब टेम्परेचर 273 केल्विन है तब मीन फ्री पाथ क्या होगा? वी नो भैया, लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। देखा था कि नहीं हमने? क्या आया था रिलेशन? लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 इंटू पाई। ये था के बी इंटू टी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू पी। तो अगर सारी बातों को ध्यान रख दिया जाए तो लैम्बडा इज इक्वल टू टी हम लिख सकते हैं, या फिर लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकते हैं। अब देखिए पहले केस में, फर्स्ट केस, लैम्बडा की वैल्यू देकर रखी है 1500 टाइम्स ऑफ डी विच इज डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल टेम्परेचर इज हाउ मच? इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन। ओके, सेकंड क्या पूछा है? लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी अगर टेम्परेचर होगा 373 केल्विन, राइट? तो हम पहले को लिखते हैं इक्वेशन 1, दूसरे को मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 2। लैम्बडा को फाइंड करना है, सो इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन 1। सो दैट वुड बी लैम्बडा अपॉन 1500 डी इज इक्वल टू, लैम्बडा किससे प्रोपोर्शनल है? यस, 373 डिवाइडेड बाय वी हैव 273। तो नया जो मीन फ्री पाथ होगा दैट वुड बी 373 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 1500 D. This is the answer. So which option is being matched here? Option B. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, at constant temperature, increasing the pressure of gas by 5%, its volume will decrease by। तो देखो कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट वुड बी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। प्रेशर को 5% से बढ़ाना है, तो अगर फर्स्ट प्रेशर है 100, so second pressure would be 105 times 105. So what I can simply write is 100 times of V1 is equal to 10 into V2. So यहाँ पे ये हो जाएगा 100 divided by 105 into V1 is equal to V2. So इसको हम क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं 5 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो दिस इज 20 एंड दिस वुड बी 21। सो 20 अपॉन 21 इंटू V1 इज इक्वल टू V2। तो ये क्या हो जाएगा? अगर 20 को मैं 21 से डिवाइड करता हूँ, सो 21 ये तो 0 पॉइंट आ जाएगा 200, दिस इज 9, 21 इंटू 9 वुड बी 189, 11, then we have 0, 21 into 5 is 105, then again we have 5, 0, 21 into 2 that would be 42, again we have 8. So we can solve further if you want, but instead of solving this further, यहाँ से मेरे ख्याल से काम हो जाएगा, हमें ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। सो आई कैन राइट 0.952, राइट, 0.952 टाइम्स ऑफ V1 इज इक्वल टू V2। तो अगर पहला वाला 1000 है तो दूसरा पहले वाला 1000 है तो दूसरा 952 है, तो कितने परसेंट कम हुआ है यहाँ पर हमें पूछा है। सो यहाँ पे देखिए आई थिंक 4.6 के आसपास आंसर आएगा, है ना। सो ये कितना हो गया 95.2। सो 100 माइनस 95.2 अगर हम करें, दिस इज 8 राइट हियर 1, सो दिस इज 4। सो 4.8 समथिंग आंसर आ रहा है मेरा। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? नियरली डी। सो डी इज माय ऑप्शन। ठीक है, बात आ रही है समझ में। सो V2 कितने से कम हो रहा है? इट इज डिक्रीजिंग बाय 4.7%। चलो आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज रेज्ड व्हाइल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। वॉल्यूम को नहीं चेंज कर रहे लेकिन टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। भैया टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा? वो बोल रहे हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस। एंड ये क्यों हो रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज लूज मोर काइनेटिक एनर्जी टू द वॉल। वॉल को काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं इसलिए प्रेशर बढ़ता है। देखिए अब जब प्रेशर का डेरिवेशन देखा था हमने तो वहां पे देखा था चेंज इन मोमेंटम आता है।
चेंज इन मोमेंटम क्यों आता है? क्योंकि पार्टिकल कोलाइड करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर से। तो यहाँ पर बोला है लूज मोर काइनेटिक एनर्जी टू द वॉल, ऐसे नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या कहता है? दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर शॉर्टर टाइम, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। दे स्ट्राइक्स द वॉल मोर ऑफन विथ हायर वेलोसिटीज, यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बढ़ेगा, जितना वाइब्रेशन बढ़ेगा दे विल रिपीटेडली हिट द वॉल ऑफ कंटेनर एंड दैट वुड रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन द प्रेशर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? collide with wall collide with each other less frequently, this is not correct explanation, so option C is more correct. now अब इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ PVT are pressure, volume and absolute temperature of an ideal gas, then the quantity PV upon KBT represents। ये तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन ऑफ स्टेट देखा था हमने, PV इज इक्वल टू NRT, ये एक था। और फिर यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते गए तो PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मैंने लिखा था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इनटू RT, देन वी हैव PV इज इक्वल टू N R अपॉन NA, ये क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सो दैट इज PV इज इक्वल टू NKBT, so I can write PV upon KBT is nothing but total number of molecule N, so option C। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट के न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स और सीईटी के क्वेश्चंस रिलेटेड विद प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। वी हैड टू एक्सप्रेशंस विद अस, P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, जहाँ पर VRMS जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो है, और डेंसिटी इज मास डेंसिटी, यहाँ पे रो इज मास डेंसिटी। और P का अनदर एक्सप्रेशन है 1/3 m/v VRMS का स्क्वायर, जहाँ पर डेंसिटी को हमने मास पर यूनिट के वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमें? Assuming the expression for pressure exerted by gas, it can be shown that pressure क्या होगा? 3/4 of kinetic energy per unit volume, 2/3 kinetic energy of per unit volume, 1/3 of kinetic energy per unit volume and 3/2 times of kinetic energy per unit volume। तो क्या करेंगे? पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर। देखिए काइनेटिक एनर्जी को क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर m और v स्क्वायर को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पर हाफ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अगर वैसे कर दूं तो व्हाट आई विल गेट इज P इज इक्वल टू 2/3, ये वॉल्यूम जैसे का वैसा, एंड 1/2 टाइम्स ऑफ m VRMS का स्क्वायर, दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी। सो आई कैन राइट P इज इक्वल टू 2/3 times of kinetic energy per unit volume. This is the option which is option B, 2/3 of kinetic energy per unit volume. Next question. The average force applied on the walls of a closed container depends as T raised to the power x, where T is the temperature of ideal gas, the value of x is। बोला क्या है कि एवरेज वैल्यू जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है T रेस टू द पावर x पे। तो ये x की वैल्यू क्या होगी ऐसे पूछा है। अभी तक हमने प्रेशर का रिलेशन देखा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन फोर्स और टेम्परेचर का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं लिया है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन एरिया, या फिर प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो अगर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेस टू द पावर x है, तो इसका मतलब है फोर्स का पावर 1, तो T रेस टू द पावर x जो है तो x की वैल्यू भी क्या होगी? 1। सो आई कैन सिंपली राइट ऑप्शन A इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, दैट्स व्हाई F इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेस टू द पावर x शुड बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, The pressure exerted on the walls of container by a gas is due to the fact that, देखिए प्रेशर क्यों एक्सर्ट होता है किसी कंटेनर पे? क्योंकि मॉलिक्यूल्स टच करते हैं वॉल को एंड मोमेंटम चेंजेस, है ना। तो रिपीटेडली जब मोमेंटम चेंजेस होते जाएंगे तो आपको प्रेशर एक्सर्शन देखने को मिलेगा। दिस वाज द की आइडिया बिहाइंड गेटिंग एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ कंटेनर विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, व्हेन वी डिस्कस द डेरिवेशन उस पार्ट पर मैंने खास फोकस किया था। नाउ यहाँ पर भी वही बोला है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर बाय अ गैस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट गैस मॉलिक्यूल्स लूज काइनेटिक एनर्जी स्टिकिंग टू वॉल्स चेंजिंग देयर मोमेंटम। यस, ऑप्शन सी जो है ना, इट सीम्स मोर करेक्ट।
gas molecules change their momentum and this change in momentum result into exertion of force because न्यूटन का लॉ कहता है ना भैया, force is directly proportional to rate of change of momentum with respect to time. So option C is correct option. Please mind this. चलो, according to kinetic theory of gases, which one of the following statement is wrong? So as per KTG कौन से statement wrong है? All molecules of gas are identical. Assumption तो हमने किया था कि सभी molecules they are identical in shape, size, mass. Secondly, collision between the molecules of gas and that of molecules with the walls of the container are perfectly elastic. Yes, जब प्रेशर एक्सर्शन का डेरिवेशन देखा था तो वहां पे बोला था कि गैस के मॉलिक्यूल्स और कंटेनर को हमने कैसे कंसिडर करना पड़ता है, परफेक्टली इलास्टिक कंसिडर करना पड़ता है. तो सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो करेक्ट. Third statement, the molecules do not exert appreciable force on one another except during collision. Yes, this is also correct because when we assume कि gases जो होते हैं they are उनके जो मॉलिक्यूल्स है दे आर फार स्पेस्ड. इफ दे आर फार स्पेस्ड दे डू नॉट हैव कंसिडरेबल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन देम. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको हम ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मानते हैं. तो दे डू नॉट एक्सर्ट एप्रिशिएबल फोर्सेस ऑन ईच अनदर अनलेस दे आर कोलाइडिंग. अगर वो कोलिजन हो रहा है तो ही फोर्स एक्सर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ लेट्स कम टू ऑप्शन डी. द प्रेशर exerted by gas due to the collision between molecules of the gas. मॉलिक्यूल के गैस के कारण जो कंटेनर पे प्रेशर आता है वैसे नहीं होता है. मॉलिक्यूल जब कंटेनर के वॉल पर कोलाइड होंगे, खुद पर नहीं, एक दूसरे से नहीं, वॉल पर जब कोलाइड करेंगे एंड देन देयर विल बी द चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू विच प्रेशर विल बी एक्सर्टेड. तो ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन सीम्स रॉन्ग टू मी एंड हमें कौन सा रॉन्ग ही ऑप्शन फाइंड करना था. तो ऑप्शन डी इज अवर आंसर. लेट्स मूव अहेड. In an ideal gas having density rho, the pressure exerted at temperature T is P. Then, अब किसी भी टेम्परेचर पर अगर प्रेशर P एक्सर्ट हो रहा है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एज वेल एज टेम्परेचर. ये रिलेशन है. तो पूछा है हमें ऑप्शन ए, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो. यस, यही ऑप्शन करेक्ट है. P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो. ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. 10 to the power 23rd molecule of a gas, each having a mass of 3 into 10 to the power minus 27 kg, strikes per second per square centimeter of a rigid wall at an angle 60 degree with the normal and the rebound with the velocity of 500 meter per second. The pressure exerted by the gas molecule on the wall is sin 30 cos 60 की value, cos 30 and sin 60 की value we have been given. This question is easy बट कंडीशन इज, इसका जो स्कीमेटिक है उसको हमें समझना पड़ेगा. देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक वॉल है, ठीक है, दिस इज अ वॉल. फिलहाल इस वॉल का एरिया जो है वो हमें दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा मैं मान लेता हूँ. सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज बेसिकली 10 टू द पावर -4 मीटर का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो आकर कोलाइड हो रहे हैं. कैसे कोलाइड हो रहे हैं? एट एन एंगल 60 डिग्री, एट एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द वॉल. तो दिस पर्टिकुलर part is normal drawn to the wall and this is the trajectory through which we can say molecules are colliding. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 10 टू द पावर 23. मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना बोला है? 3 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. सो 3 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. तो एक बात बताना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के कारण जो भी मास आएगा वो कितना हो जाएगा? तो टोटल मास दैट इज बीइंग इंसिडेंट अपॉन द वॉल वुड बी कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू n. That would be 3 into 10 to the power -27 into 10 to the power 23. This is 3 into 10 to the power -4 kg. This is actually the total mass. ठीक है, ये हो गया टोटल मास. अब इतना मास इंसिडेंट हो रहा है कितने एरिया पे? 10 to the power -4 एरिया पे. जब ये इंसिडेंट होगा उसके बाद रिबाउंड होगा और हम जानते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो एंगल ऑफ रिबाउंड भी सेम ही होगा. जैसे अगर ये 60 डिग्री नॉर्मल से इंसिडेंट हो रहा है तो 60 डिग्री नॉर्मल से क्या होगा? वो रिबाउंड होगा. ये तो बेसिक सा नियम है. ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि दिस इज v. तो जितने वेलोसिटी से आएगा उतनी ही वेलोसिटी से रिबाउंड होगा क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है. बराबर है.
तो परफेक्टली जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो जो वेलोसिटी से इंसिडेंट होता है उसी वेलोसिटी से रिबाउंड भी होना पड़ता है। अब देखिए पूछा है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ये सारे मॉलिक्यूल ऑन दैट गिवन वॉल ऑफ कंटेनर। इसको समझने के लिए हमें फिर से हमारे बेसिक्स पर लौटना पड़ेगा। वहां हमने देखा था कि जब मेरे पास इस तरीके से वॉल ऑफ कंटेनर था, आपको याद आ रहा होगा, तो लेट्स से दिस इज अ क्यूबिकल कंटेनर, ये हमारा क्यूबिकल कंटेनर था। वहां पर हमने क्या किया था, एक मॉलिक्यूल इमेजिन किया था जो इस पर्टिकुलर वॉल को इंसिडेंट करने वाला था। ये जब मॉलिक्यूल आगे बढ़ रहा था जिसका मास था m और इसकी वेलोसिटी थी vx1, तो जाते समय इनिशियल मोमेंटम वाज mvx1। जब वो रिबाउंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो फाइनल मोमेंटम P2 कितना हो गया था, माइनस ऑफ mvx1। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया था, 2 टाइम्स ऑफ mvx1। आई होप कि ये डेरिवेशन आपको याद आ रहा होगा। तो दिस वाज चेंज इन मोमेंटम। नाउ हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करना आ चुका है तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं। और अगर मुझे फोर्स पता है सो आई कैन सिंपली राइट प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स एक्सर्टिंग पर यूनिट एरिया। तो वहां हमने क्या किया था, मोमेंटम हमें पता चल गया था, हमने टाइम को अलग से कैलकुलेट किया था। देयर बाय वी हैव सीन द टोटल फोर्स एफ ऑफ एक्स, और फिर उसको अगर एरिया से जो कि एल स्क्वायर था उससे जब मैंने डिवाइड किया था तो मुझे प्रेशर मिल गया था इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे भी सेम क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना पड़ेगा विच इज इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। फिर इसे हम डिवाइड करेंगे टाइम के साथ। फिर प्रेशर निकालने के लिए इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट द प्रेशर। अब दिक्कत क्या है इतना समझ लीजिए, यहां ये जो वॉल है, हमेशा जब भी हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं किसी भी वॉल के लिए तो जो एक्टिंग फोर्स है वो हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हमने ये समझ लिया था कि जब फ्लूइड रेस्ट में था वहां पर भी फ्लूइड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज एग्जैक्टली ड्यू टू परपेंडिकुलर फोर्स। तो यहाँ पे भी जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर लगेगा। इसको ऐसे भी समझिए, जब ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इंसिडेंट करेंगे वॉल ऑफ कंटेनर पे, तो इनके इंसिडेंस को हमें पहले तो नॉर्मल वे में फाइंड करना पड़ेगा कि नॉर्मली वो कितना कैसे इंसिडेंट करते हैं और नॉर्मली ही वो कितना रिबाउंड भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं विच विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मूव एंड कोलाइड अलोंग दिस वॉल। एक बार ये कंपोनेंट मिल गया कि बाकी चीजें आसान हो जाएगी। मैं समझाता हूँ इस v का, चलो नए पेज पर ले लेते हैं। Let's say this is the wall of container, area is 10 to the power minus 4 meter square. This is the path along which the molecules are coming. Here the velocity is 500 meter per second. नॉर्मल के साथ एंगल था 60 डिग्री, सो इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द वॉल बिकम्स v cos ऑफ 60। वैसे ही जब ये रिबाउंड होगा तो रिबाउंड होने के बाद परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा फोर्स का, सॉरी वेलोसिटी का, वो फिर से होगा v cos ऑफ 60। ठीक है, क्योंकि ये भी कितना है 60 डिग्री है, तो v cos 60 जा भी रहा है, v cos 60 वापस भी आ रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम वुड बी total mass of the gas molecule impacting upon the area 10 to the power minus 4 meter square. So total mass into v cos of 60, right? Final momentum would be minus of m v cos of 60, क्योंकि बस डायरेक्शन चेंज हुई है वेलोसिटी की। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वुड बी इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, दैट वुड बी m v cos 60 minus of minus m v cos of 60. So I can simply write 2 times of m v cos of 60। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। नाउ फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब टाइम देखो क्या बोला है, तो शार्पली अगर आप नोटिस करोगे तो इट स्ट्राइक्स पर सेकंड बोला है, मतलब t की वैल्यू हो गई 1 सेकंड। सो t इज बेसिकली 1 सेकंड, सो दैट वुड बी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ m v cos ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 1। लिखने की जरूरत नहीं है, एरिया वी ऑलरेडी हैव 1 centimeter square, that is 1 into 10 to the power minus 4 meter का square, and thus I can simply calculate the pressure. So pressure would be equal to twice of m v cos of
60 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -4 विच इज एरिया। सो कितना आ जाएगा प्रेशर, देखिए cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इस 2 को हटा देगा। टोटल मास कितना है, हमने पहले ही कैलकुलेट किया था, द टोटल मास इंसिडेंटिंग अपॉन द वॉल ऑफ कंटेनर इज 3 इंटू 10 टू द पावर -4। सो आई एम राइटिंग 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू वेलोसिटी इज 500 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 कैंसल, दिस इज 1500. So pressure is what, 1500 Newton per meter square. Which option is correct? ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब अगर हमने जब प्रेशर का डेरिवेशन लिया था क्लास में, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि वहीं से ये सारा खेल निकल कर आता है। इस क्वेश्चन को वहीं से अच्छे से समझ भी सकते हैं आप लोग। सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।